क्या आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर होने वाली इतनी बड़ी कॉस्ट कटिंग के बारे में कभी सोचा है? या दूसरे शब्दों के अंदर कहें कि ये कंपनियां इतना ज्यादा प्रॉफिट या इतना ज्यादा मुनाफा वसूली कहां से कर लेती हैं? हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंपनी को बड़ा होने के लिए प्रॉफिट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया की जीडीपी का 7.1% हिस्सा जो है वो इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही आता है। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो वहां पर 49% हिस्सा जो है वो इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही आता है। इतना बड़ा हिस्सा होने के बावजूद भी सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि कुछ कंपनियां तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई हैं और कुछ कंपनियां भारत को छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं, काफी कंपनियां बंद हो गई हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल प्लेटफॉर्म की और पार्ट शेयरिंग की। ऑटोमोबाइल प्लेटफॉर्म या व्हीकल प्लेटफॉर्म एक ऐसा डिजाइन होता है, एक ऐसा ढांचा होता है या कमाल की इंजीनियरिंग होती है जिसको अलग अलग कार्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जबकि पार्ट शेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि अलग अलग व्हीकल्स के अंदर सेम ही पार्ट लगाए जाते हैं। वीडियो में मजे आने वाले हैं तो बने रहिएगा। व्हीकल का प्लेटफॉर्म क्या होता है? एक तरीके का ढांचा होता है जिसको हम नॉर्मल भाषा के अंदर चैसी भी बोल देते हैं। अब इसके ऊपर व्हीकल का बेस, फ्रेम, सस्पेंशन, स्टीयरिंग सिस्टम वगैरह, इंजन वगैरह सारा सब कुछ टिका हुआ होता है भाई। तो जब कंपनी ये ढांचा या प्लेटफॉर्म या चैसी जब तैयार करती है तो इस चीज को दिमाग में रखती है कि ये चैसी का यूज हम अलग अलग मॉडल के अंदर कर सकें, अलग अलग गाड़ियों के अंदर कर सकें। इससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम हो जाती है, क्योंकि अलग अलग व्हीकल्स के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म डिजाइन करने की तैयारी यहां पर नहीं करनी पड़ती। इसे कहते हैं मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑफ इंजीनियरिंग इन्वेस्टमेंट। इस उदाहरण के जरिए आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अभी आपको पता है कि हुंडई की एक एक्स्ट्रा गाड़ी जो है वो आने वाली है, वो एक K1 प्लेटफॉर्म के ऊपर आधारित है। और यह वही प्लेटफॉर्म है दोस्तों जिसके ऊपर आपकी सेंट्रो है, i10 है और ओरा जो इनकी सेडान आती है वो आधारित है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जब सेंट्रो लॉन्च हुई थी तो हुंडई ने क्या बोला था। उन्होंने बोला था कि हमने इसकी K1 प्लेटफॉर्म के ऊपर 700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। वो सुनने के अंदर उस टाइम कितना ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा आपको, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने ऐसे ही हवा में नहीं कर दिया था। उनको पता था कि आगे आने वाले टाइम के अंदर जो दूसरे मॉडल भी लॉन्च करेंगे वो भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आधारित होंगे। अब यह तो उनके लिए एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो आज भी कमा करके खा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, अभी नई एक्स्ट्रा जो आ रही है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफी कम हो गई होगी, ओरा की भी कम हो गई थी, i10 की भी काफी कम होगी, और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर दूसरे व्हीकल्स आए वो भी K1 प्लेटफॉर्म के ऊपर आए। अब इससे एक और भी हेल्प मिलती है कि जो गाड़ियों का इंट्रोडक्टरी प्राइस जो होता है ना, वो भी कस्टमर्स के लिए काफी कम से गाड़ियां शुरू हो जाती हैं। शुरुआत के अंदर जो होता है कि भाई हमारी तो 599 से शुरू होगी गाड़ी, 499 से शुरू होगी, तो उसके अंदर बड़ी हेल्प करती है ये कॉस्टिंग। यहां पर ऑटोमोबाइल प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन का दी एंड नहीं होता, बल्कि यहां से तो शुरू होती है। क्योंकि ऑटोमोबाइल प्लेटफॉर्म जो है, या अगर ढांचा कहें तो कितने तरह का होता है, मेनली जो है ये 3 टाइप का होता है। एक होता है बॉडी ऑन फ्रेम, जिसको लैडर फ्रेम भी कहते हैं, क्योंकि इसका डिजाइन आप देखेंगे तो एक लैडर की तरह होता है। वो काफी मजबूत होता है अपने आप में। इस फ्रेम के ऊपर बॉडी को अलग से लगाया जाता है, लेकिन उससे पहले ही इंजन, ट्रांसमिशन वगैरह जो है ऑलरेडी इसके ऊपर फिट कर दिया जाता है। अब इसके नुकसान भी हैं, इसके फायदे भी हैं। आप लोगों ने काफी बार देखा होगा कि सिर्फ एक चैसी के साथ में कोई ट्रक या बस वगैरह जा रही होती है, बॉडी उसकी बाद में उसके ऊपर असेंबल होती है, बंधती है, देसी भाषा में बोलें तो। वैसे आजकल काफी एसयूवीज के अंदर भी ये काफी प्रचलित है, काफी टाइम से प्रचलित है, क्योंकि ये काफी रिजिड होता है, काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है इसको। लेकिन इसके थोड़े से नुकसान भी हैं यार, क्योंकि गाड़ी आपकी इतनी ज्यादा कंट्रोल में नहीं रहती है, काफी हैवी होता है और थोड़ी सी हैंडलिंग वगैरह थोड़ी पुअर होती है। और बस ट्रक के अलावा एग्जांपल दूं तो जो सबसे प्रचलित एसयूवी है फॉर्च्यूनर वगैरह, वो इसी स्ट्रक्चर के साथ आती है। दूसरे टाइप का प्लेटफॉर्म क्या होता है, उसको कहते हैं मोनोकोक डिजाइन व्हीकल। जी हाँ, अब मोनोकोक स्ट्रक्चर कहना इसको थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जो है खास तौर पर एरोप्लेन्स के लिए यूज करी जाती है। असल के अंदर इस स्ट्रक्चर को जो बोला जाना चाहिए वो यूनिबॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बोला जाना चाहिए, जो कि बोला भी जाता है वैसे।
अब ये कैसे चलन के अंदर आया? वो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसे ही कुछ हुआ। 1960 के अंदर जो यूएस के अंदर छोटी गाड़ियों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई और वहाँ पर पेट्रोल वगैरह के प्राइसेस जो थे वो काफ़ी ऊपर चले गए। अब ऐसे के अंदर एक छोटी गाड़ियाँ भी होना और साथ के साथ अच्छी एवरेज निकाले वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी था, और यही इसकी खास बात है। यूनिबॉडी स्ट्रक्चर वाली गाड़ियों के अंदर कोई वो वाली चीज़ नहीं होती जैसे लेडर फ्रेम वगैरह, एक ये सिंगल यूनिट होती है। इसी वजह से ही ये गाड़ियाँ थोड़ी वजन के अंदर हल्की थी, एवरेज वगैरह काफ़ी अच्छी निकालती थी, हैंडलिंग इनकी बहुत ही गजब की है। आज भी आपको देखने को मिलेगा कि जो भी स्पोर्ट्स कार वगैरह जो हैं वो इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस होती हैं। दूसरी अपनी छोटी गाड़ियां आती हैं वो भी इसी स्ट्रक्चर के ऊपर ही आती हैं। हाँ, लेकिन ये ऑफ रोडिंग गाड़ियों जितनी कैपेबल नहीं होती। अब यहाँ पर तीसरा प्लेटफॉर्म भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाए जहां पर आप आईसी इंजन के साथ भी उसमें काम कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे बढ़िया उदाहरण अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो जैसे कि टियागो वगैरह लगा लीजिए। टियागो जो है पेट्रोल गाड़ी के अंदर भी आती है, आराम से चली भगती है, और दूसरे के अंदर जो है ये आपका इलेक्ट्रिक ईवी के अंदर भी आ रही है। इनफैक्ट जो पंच वगैरह जब लॉन्च हुई थी तब उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने भी बोला था कि इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक जो है व्हीकल उतार देंगे। तो कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पर भी जो है वो शेयरिंग वाली बात हो गई, प्लेटफॉर्म शेयरिंग। तो यहाँ पर भी इनकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। टाटा ने अपने इस प्लेटफॉर्म को एक्सो नाम दिया है। अब जैसे अभी की बात करें तो यहाँ पर भैया एक और प्लेटफॉर्म का इजाद हो रहा है जिसको स्केटबोर्ड कहते हैं। ये स्पेशली ईवी व्हीकल्स के लिए तैयार किया जाता है। इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर बहुत बड़ा बैटरी पैक लग सकता है, इलेक्ट्रिक मोटर लग सकती है, सस्पेंशन वाला सिस्टम लग सकता है, और बन गई आपकी ईवी। लेकिन ऐसे के अंदर जो है आईसी इंजन वगैरह कोई काम नहीं होता, इसमें नहीं लग सकता। तो ये स्पेशली ईवीज के लिए ही होता है। प्लेटफॉर्म शेयरिंग की जो बात है, एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं। एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म जो है वो है आपका VW का MQB प्लेटफॉर्म। इसके ऊपर बहुत सारी गाड़ियां इंडिया के अंदर भी अवेलेबल हैं। MQB प्लेटफॉर्म का VW ने बहुत सारे व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल किया है, जैसे कि VW गोल्फ होगी, टाइगुन होगी, ऑडी A3 होगी। अब ये प्लेटफॉर्म की फ्लेक्सिबिलिटी का ही कमाल है दोस्तों कि तीनों कंपनियां आराम से यूज कर रही हैं इसको। VW कर रही है, आपकी स्कोडा कर रही है, और साथ के साथ ऑडी भी कर रही है। और इस प्लेटफॉर्म की वजह से इनको बहुत ज़्यादा ढांचा स्ट्रक्चर तैयार नहीं करना पड़ता अलग अलग गाड़ियों के लिए ही। ये कहीं पर भी लगाते तो इस टाइप की एक बार मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, तो एक छोटा स्ट्रक्चर जो होने के बाद भी एक बड़े रिजल्ट्स ये निकाल सकते हैं। अब अगर इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये 2012 के अंदर आया था, गोल्फ जब आई थी तब ये आ गया था। अभी अगर टाइगुन की बात करता हूं तो वो है MQB A0IN प्लेटफॉर्म के ऊपर। मतलब MQB प्लेटफॉर्म वही है आपका। MQB कुछ नहीं है ज्यादा, MQB एक जर्मन टर्म है जिसका मतलब होता है मॉड्यूलर ट्रांसफर टूल किट। अब इस टाइप के प्लेटफॉर्म होने का बहुत सारा फायदा होता है कंपनी को। एक तो इन्हीं को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही स्पेशल ध्यान देना है, ठीक है। अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर जो होता है वो एक मेन चीज होती है कि गाड़ी के अंदर, तो उस स्ट्रक्चर को आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपकी गाड़ी अच्छे स्कोर लेकर के ही आ जाएगी। तो आपको सभी को पता है कि स्कोडा VW की गाड़ियां जो 5 स्टार जो है लेकर के आती ही आती हैं। कंपनीज के अंदर भी इनको बहुत सारी मशीनरी अलग अलग टाइप की यूज नहीं करनी पड़ती जब इसी प्लेटफॉर्म का ये इजाद कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। अब जब बात स्ट्रक्चर शेयरिंग की चल ही रही है तो यहाँ पर एक और जो है वो कंपनी मेरे दिमाग में आ रही है, आप लोगों के भी जरूर आ रही होगी। वो है अपनी मारुति सुजुकी, जिसका एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म जो है वो है हार्ड-टेक प्लेटफॉर्म, ठीक है। हालांकि वो मारुति कहती है कि हमने इसके अंदर बहुत ही हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ करा है, ठीक है। और लेकिन वो फिर भी उसके बावजूद भी जो एनकैप के जो पैरामीटर्स वगैरह हैं उनके ऊपर खरा नहीं उतर पाते हैं। तो उनको उस स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा मजबूती देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर भी शेयरिंग होती है, इसकी वजह से भी मारुति की गाड़ियाँ जो है उनको काफ़ी मुनाफा दे करके जाती हैं। सेम ही स्ट्रक्चर वो काफ़ी सारी गाड़ियों के अंदर यूज़ करते हैं, आपको पता है कौन कौन सी गाड़ियाँ। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे अहम पड़ाव की तरफ, जहाँ पर आती है पार्ट शेयरिंग की बात। अब ये व्हीकल्स तो बन गए स्ट्रक्चर अलग अलग शेयर होने के बाद, लेकिन इनके ऊपर भी पार्ट शेयरिंग भी होती है। इससे क्या होता है कि इससे भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि सेम ही पार्ट अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर, अलग अलग मॉडल्स के अंदर जो है वो यूज़ हो जाता है। चाहे वो स्विचेस हो, चाहे वो इंजन हो,
चाहे वो फिल्टर्स ही क्यों ना हो। आपने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने होंगे कि यार सेम ही जो है एयर फिल्टर वगैरह आप दूसरी गाड़ी के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, उसी कंपनी की दूसरी गाड़ी के अंदर भी सेम यूज़ कर सकते हो। हालांकि वो बात अलग है, वो चालूपना जरूर दिखा देते हैं कि अगर आप कोई महंगी गाड़ी का आप मांगोगे उनसे फिल्टर, होता दोनों में सेम ही है, लेकिन उसके प्राइसेस आपको थोड़े से ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। सिंपल बात। तो यहां पर आपकी खुद की स्टडी रही भाई, नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि किन किन गाड़ियों के पार्ट जो है वो आपस के अंदर मिलते हैं, किन किन के फिल्टर जो है वो आपस में मिलते हैं। इतना तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा। तो आपको बता दिया कि भैया कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा वसूल करती है ये कंपनियां। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, वो यह है कि यहाँ पर अब थर्ड पार्टी से भी काम करवाया जाता है। जैसे कि अपने पार्ट्स वगैरह जो हैं वहाँ से भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है उनकी। मान लीजिए कि कोई सस्पेंशन है, वो आपकी मारुति का भी बना रही है एक कंपनी जो थर्ड पार्टी है, और टाटा वाले भी उसी से ही बनवा रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो उस केस में भी इनको थोड़ा सा फायदा हो जाता है। वो यह है कि इनको अपना खुद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार नहीं करना पड़ता, खुद की मशीनरी यूज नहीं करनी पड़ती उस पर्टिकुलर पार्ट को बनाने के लिए। वहां पर बहुत सारे इनके कॉस्ट बच जाती हैं, लेबर की कॉस्ट बच जाती है, आपकी मशीनरी की कॉस्ट बच जाती है आपकी। हालांकि ये थोड़ा सा और ऊपर पैसा दे करके उस पार्ट को ये बनवा लेते हैं, लेकिन वो खुद के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो मोटा मोटी तौर के ऊपर देखा जाए तो दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म शेयरिंग हो गया, दूसरा हो गया पार्ट शेयरिंग। तो ये दोनों वजह मेन बनती है कंपनी के मुनाफे के अंदर। और इससे ना सिर्फ कंपनी को फायदा होता है बल्कि ग्राहकों को भी होता है, क्योंकि वो कम कॉस्ट के अंदर ग्राहकों के सामने व्हीकल लेकर के आ जाते हैं, जिससे कि ग्राहक लुभता है, लुभाते हैं ग्राहक को। और फिर आपस में कंपटीशन वगैरह भी जो है एक बड़ा फैक्टर आता है कि ग्राहकों के लिए फायदे की चीज हो रही होती है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, किसी दिन और बात करेंगे। आपको कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है हमारी वीडियो से मिली होगी। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ दोस्तों, कि हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जरूर फॉलो कर लो, और साथ के साथ अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।